अब क्लियर हो गया। तो वियोजन अपक्रिया के बारे में सबसे पहले पूछा है कि कोई ऐसी अपक्रिया का समीकरण लिखिए जहां पर ऊष्मा दी गई हो, क्योंकि वियोजन अपक्रिया एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अपक्रिया होती है। कैसी अपक्रिया होती है बच्चे? ऊष्मा शोषी अपक्रिया होती है। और ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्यों होती है? क्योंकि इन अपक्रियाओं में हम ऊष्मा देते हैं, बल्कि ऊष्मा हमें प्राप्त नहीं होती है, ऊष्मा हम देते हैं या हम ऊर्जा देते हैं, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। और ये ऊष्मा या ऊर्जा प्रकाश के रूप में भी हम देते हैं या करंट के रूप में देते हैं, जैसे कि विद्युत के रूप में भी हम ये ऊष्मा देते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा दी जाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और वियोजन की अपक्रिया ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। वियोजन का मतलब यह है कि अगर कोई एक अभिकारक होता है, एक अभिकारक, तो जब उसको हम हीट देंगे, यानी कि जब उसको हम ऊष्मा देंगे, तो वो एक से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, एक से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। तो बच्चे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फेरस सल्फेट FeSO4। FeSO4 कैसी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, ठोस है। कैसा है ये बच्चे? ये ठोस है। और इसको हमने क्या दी है? इसको हमने ऊष्मा दी है। ऊष्मा को हम डेल्टा से भी दिखा सकते हैं, ऊष्मा दी है। और ये बन गया फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। और साथ में अगर आप देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई है, और यह निकल गया है सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस। ओके, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 था मैंने आपको दिखाया था, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या दे रहे हैं बच्चे? ऊष्मा के लिए ये रिएक्शन हो जाएगी, ऊष्मा के लिए ये अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। अगले बढ़ते हैं। हमने कौन सी अपक्रिया बताई आपको? ऊष्मा के लिए अगर आप चाहें तो ये वाली भी नोट कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए तो आप इसको भी बता सकते हैं। देखिए, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को, यानी कि इसे बोलते हैं चूना पत्थर, या इसका दूसरा नाम है CaCO3 को ही हम बोल देते हैं कैल्शियम, क्या बोलते हैं बच्चा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, CS। या हम इसको एक नाम और है संगमरमर। क्या बोलते हैं? संगमरमर। या इसका एक नाम और है जिसे हम दीवारों पर करते हैं और सूखने के बाद बनता है सफ़ेदी। ओके, या पेंट की फॉर्म में भी हम इसको देखते हैं। तो चूना पत्थर बोलते हैं इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर। ताजमहल जिससे बना हुआ है वो संगमरमर है, और एक तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट का ही रूप है। तो ये अपक्रिया कैसी है? देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक अभिकारक है, जब हमने उसको हीट दी तो वो किस में चेंज हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड में। इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट में चेंज हो गया। कौन कौन से उत्पाद बने? B+C। ओके, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक होता है, और जब हम उसको ऊष्मा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, वैद्युत देते हैं, तो वो दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। तो टूटना ही वियोजन कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को अब जैसे हमने हीट दी तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया, जिसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे इसको? इसका दूसरा नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक गैस निकली है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये दोनों की दोनों अभिक्रियाएं आप लिख सकते हैं। ये कौन सी अभिक्रियाएं हो गई हैं? ये अभिक्रियाएं हो गई हैं वियोजन की। इसी तरीके से एक रिएक्शन और भी है वियोजन की, मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा है इसलिए, ठीक है, क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तापन देते हैं, प्रकाश देते हैं, तो ऐसे भी कह सकते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाता है? लेड ऑक्साइड में। और साथ में नाइट्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन निकलती है। तो एक दो तीन रिएक्शन आपने हीट से समझ ली। अगले बढ़ते हैं बच्चे। देखिए, अब आपको यहाँ पर एक रिएक्शन में दिखा रहा हूँ, सारा का सारा NCERT में ही है,
सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही हैं। तो बच्चे, तो मैंने जो आपको समझाया था, कहाँ समझाया था, किसका क्या अपना रोल है, वो बता रहा हूँ मैं आपको, तो ध्यान रखना। देखिए, एक रिएक्शन मैंने आपको ये बताई थी वियोजन की, कैसे बताई थी। देखिए, अगर कोई सिल्वर क्लोराइड है, क्या है बच्चे, सिल्वर क्लोराइड, जैसे कि AgCl क्या है, AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, AgCl, Ag किसका प्रतीक है, सिल्वर का, Cl क्लोराइड। तो इसको हम किससे गर्म कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में, इसको हम हीट दे रहे हैं सूर्य का प्रकाश में। और तो ये किस में टूट रही है, ये Ag में और क्लोरीन गैस में, ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये भी ऊष्मा क्षेपी ना होकर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। और एक तो प्रकाश देने की वजह से, तापन देने की वजह से, ऊष्मा देने की वजह से। और इसका जो सही रूप है वो कौन सा है, वियोजन है। वियोजन क्लियर, ए प्लस, ए जो होता है वो टूट जाता है बी प्लस सी में, ठीक है। इस तरीके से ये वियोजन रिएक्शन होती है। ऐसे ही आप देख सकते हैं क्लोरीन के साथ, अगर आप चाहें तो यहाँ पर ब्रोमाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। AgBr पर जब हम सूर्य का प्रकाश देते हैं तो Ag और प्लस ब्रोमाइड, ब्रोमीन गैस निकलती है, ठीक है। कौन सी गैस है, ब्रोमीन। Br का मतलब होता है ब्रोमीन गैस, ठीक है। Br2 एक गैस है, ब्रोमीन, जैसे क्लोरीन गैस है, जैसे हाइड्रोजन गैस है H2, ठीक है। तो बच्चे, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 12 को हम हल कर रहे हैं। और उस क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा था वियोजन रिएक्शन का एक एक उदाहरण दीजिए, एक एक एग्जाम्पल दीजिए। तो मैंने देखिए आपको एक एक ना देकर बल्कि तीन तीन एग्जाम्पल दिखा दिए हैं, चाहे आप कोई सा भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, और अब एक विद्युत के माध्यम से भी समझ लेते हैं वियोजन अपक्रिया को। देखिए, विद्युत कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस कराते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, वियोजन रिएक्शन कराते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, ये है, देखिए ये है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस हम करा रहे हैं, और जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से जल का वैद्युत अपघटन कराएंगे। और जल का वैद्युत अपघटन कराएंगे तो इसका मतलब है जब H2 है तो H2 पर हम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, यानी कि करंट दे रहे हैं, वैद्युत दे रहे हैं जल को। तो जब हम जल को विद्युत दे रहे हैं तो जल किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन आयन में, और प्लस जल टूट जाएगा ऑक्सीजन आयन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बच्चा, ये रिएक्शन हो जाएगी हाइड्रोजन यानी कि जल को जब हम वैद्युत अपघटन कराते हैं तो H पॉजिटिव आयन में टूट जाता है और ऑक्सीजन अलग टूट जाता है O नेगेटिव आयन में, ठीक है। तो ये किस वजह से हुआ है, ये वैद्युत अपघटन की वजह से हुआ है, जल को हमने जब वैद्युत दी, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बहुत सारी रिएक्शन आपको बता दी हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए बच्चे, ये बहुत सारा मैंने आपको सारा का सारा समझाया था, अच्छे तरीके से समझाया था। देखिए, यहाँ पर परेशान ना होइए, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने समझाए थे। ये देखिए सब कितना बेहतर तरीके से देखिए समझाया था। एक एक रिएक्शन को देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन समझाए थे। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं समझाई हो। उसके बाद भी नहीं करेंगे आप तो बहुत हरामखोरी करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर एग्ज़ाम की तैयारी से बेहतर है कोई काम कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। तो फिलहाल अभी स्कूल स्कूल की आपकी स्टार्टिंग है, तो अभी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से धीरे धीरे तैयारी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पर आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, अच्छा ये है, ठीक है। क्वेश्चन को ढूंढ लेते हैं, क्वेश्चन इसके बाद मिलना चाहिए, क्वेश्चन मिल नहीं रहा, कोई बात नहीं, यहाँ मिलेगा, कहीं तो मिलेगा ही है ना, जब क्वेश्चन है तो यहाँ मिलेगा। देखिए, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, प्रश्न पेज नंबर 36, ये है, देखिए पेज नंबर 38 पर है, ठीक है। हाँ, अब ठीक है। अब इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा और करते हैं कवर क्वेश्चन। देखिए, मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन बताया था, याद है आपको कौन सा क्वेश्चन बताया था, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया है, और तीनों की तीनों रिएक्शन मैंने बता दी हैं। ऊष्मा की भी दो रिएक्शन बताई, प्रकाश से भी बता दी, और विद्युत के रूप में भी बता दी, ठीक है। अब क्वेश्चन है विस्थापन तथा द्विविस्थापन अपक्रियाओं में क्या अंतर है, और अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए। सारा का सारा मैं आपको बुक से ही बताऊंगा, ताकि आपको रिकॉल हो कि हम किताब पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए,
विस्थापन अपक्रियाएं क्या होती हैं? विस्थापन अपक्रिया को मैंने बताया था, द्विविस्थापन अपक्रियाएं क्या होती हैं वो भी बताया था। अगर आयनों का आदान प्रदान होता है, कोई भी ऐसी अपक्रिया जहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वो कौन सी अपक्रिया होती है? वो होती है द्विविस्थापन अपक्रिया। कोई भी ऐसी अपक्रिया जहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है, किसका आदान प्रदान होता है बच्चा? ऐसी कोई भी अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, आदान प्रदान होता है, उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। और विस्थापन का मतलब है कोई ना कोई एक तत्व विस्थापित जरूर होगा, कोई ना कोई एक तत्व, एक तत्व नहीं, कम से कम दो तत्व इसमें विस्थापित होंगे, यानी कि तत्वों का तो विस्थापन होगा ही, ठीक है। तत्वों का विस्थापन होगा, किस तरीके से होगा? आयनों के साथ होगा, ठीक है। और अगर आप विस्थापन देखेंगे तो विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है? विस्थापन होता है, किसका? तत्व का विस्थापन होता है, तत्वों का विस्थापन होता है, लेकिन आयन के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और ये जो विस्थापन होता है किस तत्व का होता है? जिसकी क्रियाशीलता कम होती है। विस्थापन हमेशा उसी तत्व का होगा जिसकी क्रियाशीलता कम होती है। जैसे कि जिंक की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है कॉपर से, तो विस्थापन किसका हो जाएगा बच्चे? कॉपर का हो जाएगा। किसका विस्थापन हो जाएगा? कॉपर का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मैं पेज पर दिखा देता हूँ, ठीक है। कहाँ दिखा देते हैं? विस्थापन की अपक्रिया को हम पेज पर दिखा देते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छा हो क्लियर रहेगा। पेज नंबर जल्दी से आइए, पेज नंबर देखिए, विस्थापन अपक्रियाएं, इलेक्ट्रोलाइसिस। आप यहाँ पर देखिए, शायद यहाँ होगा, हाँ ये है, देखिए विस्थापन अपक्रिया दिखाई दिया आपको? बिल्कुल ठीक है, दिखाई दे गया, ठीक है, विस्थापन अपक्रिया दिखाई दे गया। बहुत अच्छी बात है, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए, ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको दिखाऊं बस वही तो देखते रहिए, ठीक है। जो भी मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, पेज दिखा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, बस उस पर ही फोकस करना है, और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है भी नहीं। नंबर आपको भरपूर मिलेंगे, 90+ नंबर आएंगे आपके, ठीक है। बस आराम आराम से पढ़ेंगे। तो विस्थापन अपक्रियाएं क्या होती हैं? विस्थापन अपक्रियाएं वो अपक्रियाएं होती हैं जिसमें एक तत्व का यदि क्रियाशीलता कम है तो वो विस्थापित हो जाता है, और जो जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है वही उसका स्थान ले लेता है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको पॉइंट। देखिए, अब मैं आपको बहुत बेहतर एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप कन्फ्यूज होंगे, और आपको बस यहीं से याद करना है, कोई अलग याद नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक रिएक्शन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ विस्थापन की अपक्रिया की रिएक्शन है। चाहे तो आप यहाँ से डेफिनेशन भी देख सकते हैं, ये डेफिनेशन लिखी है, पढ़ लेते हैं। लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, इस प्रकार की अपक्रिया विस्थापित अपक्रिया होती है। अब आपको समझ में नहीं आएगा, अब आएगा आपको समझ में। देखिए आयरन है, आयरन का जब हम अपक्रिया करा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ, जो आयरन है उसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बच्चे? कॉपर सल्फेट के साथ करा रहे हैं। कॉपर सल्फेट कैसा है? एक्वेटिक है। एक्वेटिक का मतलब है विलयन है, विलयन है जल में, ठीक है, विलयन है। तो ये विलयन है जो कि दिखाता है जलीय। एफ तो बनेगा क्या? Fe SO4। Fe SO4 का मतलब होता है आयरन सल्फेट, और साथ में निकल जाएगा कॉपर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो आयरन होता है, आयरन की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है किससे? कॉपर से, और इसी वजह से कॉपर विस्थापित हुआ है, और आयरन ने क्या किया है? कॉपर की जगह पर आ गया, तो बन गया Fe SO4, और आयरन से कहा है तुम जाओ बाहर, ओके। अब हम आपके घर में रहेंगे, आप बाहर जाइए, क्योंकि हम ज़्यादा पावरफुल हैं, हम बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि विस्थापन का मतलब क्या है। विस्थापन का मतलब है जिसकी क्रियाशीलता कम होती है वो विस्थापित हो जाता है, और जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है वो किसको विस्थापित करता है? जिसकी क्रियाशीलता कम होती है। तो यहाँ पर आयरन की क्रियाशीलता ज़्यादा है, यानी कि ये अपक्रिया ज़्यादा करेगा किसी तत्वों के साथ कॉपर की तुलना में, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे बच्चे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, जिंक, जब हम जिंक जो कि ठोस अवस्था में है, जिंक की रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक ने क्या कर दिया? कॉपर को विस्थापित कर दिया। आपका कोई काम नहीं है, बाहर जाइए।
क्योंकि आपकी क्रियाशीलता क्या है, कम है। जिंक कह रहा है कॉपर से आपकी क्रियाशीलता क्या है, कम है। अब हमने आपका स्थान ले लिया, तो जिंक देखिए किस तरीके से जिंक सल्फेट बना दिया SO4 के साथ, और जो Cu है वो अलग निकल गया। ठीक है, तो Zn ने किसके साथ किया रिएक्शन, CuSO4 के साथ, और कॉपर को विस्थापित करके बाहर कर दिया और खुद ZnSO4 बन गया। ठीक है, तो आप समझ जाइए डेली लाइफ में कितना यूज होता है। जिसका दबदबा ज़्यादा होता है, क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, पकड़ ज़्यादा होती है, तो बोलबाला भी उसी का ही होता है ना। केमिस्ट्री से भी कुछ सामाजिक बातें सीखिएगा, ज़रूरी है ना। ओके, हाँ, केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री, ये सब बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो लेड, लेड क्या है, लेड एक तत्व है, और इसकी रिएक्शन हो रही है CuCl2 के साथ, और बन रहा है PbCl2, विस्थापित हो गया कॉपर। और यहाँ भी ध्यान रखना है, जो लेड है उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है, किससे, कॉपर से, इसलिए कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित। Fe क्या है, Fe की क्रियाशीलता किससे ज़्यादा है, कॉपर से, कॉपर को विस्थापित कर दिया। जिंक की क्रियाशीलता किससे ज़्यादा है, कॉपर से, तो कॉपर को विस्थापित कर दिया। चाहे जिंक की रिएक्शन कराएं आप, या लेड की रिएक्शन कराएं, या फिर Fe की रिएक्शन कराएंगे, तो विस्थापित हो जाएगा कॉपर बच्चे। और कॉपर जब विस्थापित होगा तो ये विस्थापन की अपक्रिया हो गई। ओके, अब आप इसी तरीके से द्विविस्थापन अपक्रिया देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था द्विविस्थापन का मतलब होता है आयनों का आदान प्रदान। देखिए कम से कम आप, मैंने इतनी बार रिपीट किया है, अगर आपने इन क्लासेस को देख लिया ना, तो आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे आयनों का आदान प्रदान। यानी कि आपको एग्जाम के दौर में भी रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आयनों का आदान प्रदान। ओके, बिल्कुल भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में आपके घुल जाएगा केमिकल की तरह। ओके, तो बेटे बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट को मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। क्लास भले से ज़्यादा हो रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री है ये, क्या है बच्चे, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को समझ जाइएगा। ओके, केमिस्ट्री बहुत खतरनाक चीज़ होती है अगर अच्छे से नहीं समझेंगे। अगर समझ गए केमिस्ट्री को तो ज़िंदगी में मज़े ही मज़े हैं, है ना। अब समझिए, अगले बढ़ते हैं। देखिए इसको जूम कर लेते हैं, और जूम कर कर हम समझते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया का मतलब। दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए मुझे दोबारा से इसको थोड़ा सा आपको रिकॉल कराना पड़ रहा है, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन पर ही उनका नज़र रहती है, तो रहती है, तो फिर कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ना, देखिए बच्चे, अब यहाँ पर लिखा हुआ है Na2SO4 की रिएक्शन हो रही है बेरियम क्लोराइड के साथ, यानी कि सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ। रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्शन का मतलब होता है अभिक्रिया। ठीक है, तो कभी मैं अभिक्रिया बोलूँगा, कभी रिएक्शन बोलूँगा, तो कभी क्रियाशीलता, इस टाइप से वर्ड्स को याद रखना है। तो Na2SO4 जो कि जलीय है, और उसकी रिएक्शन हो रही है BaCl2 के साथ, जिसे हम बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, और बनता क्या है, बेरियम सल्फेट, यानी कि देखिए BaSO4 बन गया, और साथ में अगर आप देखेंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड, नमक मिल गया। नमक जिसे हम लवण भी बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये एक तरीके का लवण है, घरों में यूज करते हैं NaCl। ओके, तो बच्चा यहाँ पर क्या फोकस करना है, यहाँ फोकस करना है, देखिए इसे द्विविस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। इसका मतलब है इसमें भी कहीं ना कहीं विस्थापन तो होगा ही, और विस्थापन किसकी वजह से हो रहा है, विस्थापन हो रहा है आयनों की वजह से, आयनों की वजह से हो रहा है। और द्वि का मतलब है दो बार हो रहा है। ओके, कितनी बार हो रहा है द्विविस्थापन, दो बार। तो यहाँ पर समझना क्या है, क्या हुआ आखिर, हम इसे द्विविस्थापन क्यों बोलते हैं, तो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन है, नहीं तो विस्थापन और द्विविस्थापन में कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है Na2SO4, है ना, और यहाँ पे लिखा है BaCl2। तो Ba की क्या होती है, क्रियाशीलता ज़्यादा होती है Na से, तो Ba ने क्या जगह बना ली SO4 के साथ, और किसको रिप्लेस कर दिया, Na को। तो यहाँ पर BaSO4 बना, क्यों बना, क्योंकि Na से क्रियाशीलता ज़्यादा किसकी है, Ba की है ना, Ba की, Ba का मतलब है बेरिलियम, बेरियम। ओके, क्या है, Ba की क्रियाशीलता क्या है बच्चे, ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, सोडियम से ज़्यादा है, तो विस्थापित कौन हो जाएगा, सोडियम। अच्छा, सोडियम कहाँ विस्थापित होकर जाएगा, यहाँ पर आ गया, देखिए NaCl हो गया विस्थापित।
अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो BaCl के साथ था वो कहाँ हो गया, ऐड NaCl के साथ, एक लवण बना लेगा, एक कंपाउंड बना लेगा। तो ऐसे हमने क्या कर दिया, हमें दिखाई देगा यहाँ पर विस्थापन तो हुआ है बच्चा, क्या हुआ है यहाँ पर, विस्थापन तो हुआ है हर कीमत। लेकिन फोकस हमें ये भी करना है कि आयनों का क्या मतलब है यहाँ। देखिए जो सल्फर होता है, यानी कि यहाँ पर के ऊपर -2 नेगेटिव चार्ज होंगे, बेरिलियम के पास पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं ना कहीं कंपाउंड बनाते हैं। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, Na के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, Ba के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो बच्चे हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। किसका, आयनों का आदान प्रदान। देखिए बेरिलियम जो +2 है, सोडियम की जगह पर आ गया, सोडियम कहाँ पहुँच गया, Cl की जगह पर पहुँच गया। तो आयनों का भी आदान प्रदान हुआ है, इसे ही हम बोल देते हैं द्विवस्थापन अपक्रिया। अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। कोई भी ऐसे बच्चे जिसने क्लास नहीं देखी है, पहली दूसरी क्लास में दिक्कतें आ रही हैं, तो वो तीसरी और चौथी पांचवी छठी जो भी क्लास में आपको दे रहा हूँ ये ज़रूर देख लीजिएगा। कोई भी क्लास आप देख लेंगे तो आपको फ़ायदा ही रहेगा। मैं क्योंकि इतना रिवाइज़ करा देता हूँ, इतना बोल बोल कर रिवाइज़ करा देता हूँ बच्चे, कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ओके, ऐसे ही याद हो जाएगा, कहीं से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्वेश्चंस कोई ज़्यादा हैवी नहीं आते हैं, ऐसे ही आते हैं जैसे हम क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस आते भी नहीं है। अगले बढ़ते हैं बच्चे, बाकी आपको क्लियर हो गया, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन हमें मिलेगा यहाँ। क्लास 10 की एनसीईआरटी है, तो क्लास 10 की एनसीईआरटी हम पूरी पढ़ाएंगे, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन नंबर ये है, देखिए, ठीक है, ये आ गया हम क्वेश्चन। अब ये भी क्लियर हो गया। 14 बताइए, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पर क्या लिखना है, सिल्वर का शोधन करना है और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से करना है ना। तो हमें एक अभिक्रिया लिखना है। सिल्वर नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सिल्वर का शोधन, यानी कि हमें करना है कॉपर। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। देखिए हाँ, कॉपर धातु के द्वारा विस्थापन किया जा रहा है, किसका, सिल्वर नाइट्रेट का, यानी कि Ag, और नाइट्रेट होता है AgNO3। AgNO3 का होल ट्वाइस होता है या AgNO3 होता है, बताइए जल्दी से बताइए, मैंने सब समझाया था आपको। तो कॉपर की जब रिएक्शन हम कराएंगे AgNO3 से, तो ध्यान रखना बच्चे, ये भी एक विस्थापन की अपक्रिया है, और विस्थापन की अपक्रिया में Ag की क्रियाशीलता कम होती है कॉपर की तुलना में। आप जल्दी से बताइए क्या बात सही है ये, क्योंकि मैंने आपको समझाया था, क्या बात सही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉपर ने विस्थापित कर दिया किसको, CuNO3, यानी कि कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो Ag अलग निकल जाएगा, ठीक है। तो किसने किसको विस्थापित किया है, जल्दी से बताइए, किसने किसको विस्थापित किया है, किसने किसको विस्थापित किया है बच्चे, बताइए जल्दी से। CuNO3 का होल ट्वाइस होता है या CuNO3 होता है, क्या होता है, जल्दी से बताइए क्या होता है। ये यहाँ पर गलती थी, ये कंपाउंड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर करना पड़ेगा CuNO3, यानी कि कॉपर नाइट्रेट बोलते हैं इसको। और यहाँ पर Cu है, यहाँ पर AgNO3 है। देखिए अब NO3 2 हो गया है, तो हमें NO3 2 करना पड़ेगा, कर दीजिए जल्दी से। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी रहे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2Ag कर दिया। अब जब हमने यहाँ 2Ag किया है तो यहाँ पर भी 2Ag कर दीजिए। कॉपर एक है तो कोई बात नहीं। अब आप देख रहे हैं कॉपर ने Ag को विस्थापित कर दिया, Ag को बाहर कर दिया। इसका मतलब कॉपर की क्रियाशीलता ज़्यादा है किसकी कंपेयर में, Ag की कंपेयर में। बात क्लियर, कॉपर की क्रियाशीलता ज़्यादा हो गई है किसकी कंपेयर में, Ag के कंपेयर में। अब आप देखेंगे सिल्वर के शोधन में, सिल्वर का हम शोधन कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से। अगर आप देखेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट ये हो गया कि विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए हमें किसे प्राप्त करना है बच्चा, सिल्वर प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, सिल्वर प्राप्त करना है। तो सिल्वर प्राप्त करने के लिए
कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इसका मतलब कॉपर की रिएक्शन कराएंगे, किसकी रिएक्शन कराएंगे, कॉपर की। तो कॉपर की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, इसलिए कॉपर ने क्या कर दिया, सिल्वर को अलग कर दिया। जल्दी से जाइए और सिल्वर को ले आइए, ठीक है। ये होता है। अगर हमारे पास AgNO3 है कहीं रखा हुआ कंपाउंड के फॉर्म में, तो हमें उसमें से तो सिल्वर लेना है, बस बाजार में जाकर बेचना है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉपर के साथ रिएक्शन करा दो आप, अलग हो जाएगा इजी। ऐसा ही करते हैं। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, समझिएगा। मैंने सारा का सारा इसको डिलीट कर दिया है। अगर आपने नहीं उतारा है तो आप उतार लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए बच्चे, ठीक है। अगर आपने ऊपर भी नोट नहीं किया है तो ऊपर भी नोट कर सकते हैं, कर लीजिए जल्दी से। साफ साफ लिखा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम क्लियर है ना, एकदम क्लियर लिखता हूँ। अब देखिए आप, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और क्वेश्चन अगले बढ़ते हैं। अवक्षेपण अवक्रिया से आप क्या समझते हैं। अवक्षेपण अवक्रिया मैंने आपको कल भी बताया था। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है, अवक्षेपण का मतलब होता है कोई भी अवक्षेपण अवक्रिया होगी कब होगी, जब उस अवक्रिया में उत्पाद के रूप में अवक्षेप निकलता होगा। क्या निकलता होगा, अवक्षेप। अवक्षेपण अपक्रिया तो उसी बोलेंगे ना, अवक्षेपण अपक्रिया किसको बोलेंगे बच्चे, अवक्षेपण अपक्रिया तो उसी को बोलेंगे जब अपक्रिया होती होगी और उत्पाद के रूप में अवक्षेप निकलता होगा। अवक्षेप क्या है, क्योंकि हम तो पहली बार क्लास कर रहे हैं, सर हमें नहीं पता है बता दीजिए, तो बिल्कुल बताएंगे। अवक्षेप का मतलब होता है आविलय पदार्थ। क्या होता है, आविलय पदार्थ। सर फिर आपने नई बात कर दी, अब ये भी नहीं पता हमको। तो आविलय पदार्थ का मतलब होता है आघुलनशील पदार्थ, आघुलनशील पदार्थ। पर मिनट बच्चा, तो आविलय पदार्थ का मतलब क्या होता है, आघुलनशील पदार्थ। 1 मिनट, कॉल आ रही है। थोड़ा सा स्टॉप लेना पड़ेगा आज। वन मिनट, कॉल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा, आप एक काम कीजिए, आप जब तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप एक काम कीजिए, जब तक आप नोट कर लीजिए सारा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कॉल को रिसीव कर लेता हूँ। ओके, आपने इसको नोट कर लिया है, बिल्कुल अच्छे। थोड़ी सी कॉल आ गई थी, आप भी देख पाते होंगे, थोड़ा सा यहाँ व्हाट्सअप इंस्टॉल है सिस्टम में, और इसी वजह से कॉल आ गई थी। 1 मिनट बच्चे। हेलो, हाँ मेरी आवाज़ आ रही है आपको, ठीक है आवाज़ आ रही है। और थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, एक्चुअली क्लास चल रही थी और उसी बीच कॉल आ गई थी, एक अर्जेंट फैमिली से रिलेटेड कॉल थी, जो कि मुझे रिसीव करना पड़ा था बच्चे। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, और कॉल्स आ जाती हैं लाइव क्लास के चलते हुए भी, तो इसमें आप परेशान ना होइएगा, है ना। कॉल तो जानते ही हैं, अर्जेंट हो जाता है कभी किसी को। तो हम कहाँ पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे विस्थापन अपक्रिया को हम पढ़ चुके हैं, अवक्षेपण को पढ़ चुके हैं, और बहुत सारा हम कवर कर चुके हैं। तो हमें अब जो समझना है वो क्या समझना है, हमें ये समझना है, हाँ हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन का अवक्षेपण समझ रहे थे, ठीक है, अवक्षेपण को। तो अवक्षेपण क्या होता है, अवक्षेपण का मतलब होता है आविलय पदार्थ होते हैं,
अघुलनशील पदार्थ होते हैं, या कह सकते हैं वैसे पदार्थ जो जल में नहीं घुले, जल में नहीं घुले। तो वो पदार्थ कौन से होते हैं? अवक्षेपण। तो क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं, और ऐसी अभिक्रिया होती है अवक्षेपण। तो ऐसी कोई अभिक्रिया जहाँ पर हमें अवक्षेप प्राप्त होता है वो अभिक्रिया अवक्षेपण कहलाती है। उदाहरण देकर समझाना है। उदाहरण अगर आपको देखना है बच्चे, तो उदाहरण आप कहाँ देख सकते हैं? तो उदाहरण के लिए मैं आपको फिर दिखाता हूँ, क्योंकि बार बार लिखने से अच्छा है मैं आपको स्लाइड ही दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, क्योंकि आप तब आपको क्लियर हो जाएगा। अवक्षेप जैसे NaCl के फॉर्म में तो नहीं हो सकता है, वो घुल जाता है। कोई भी ऐसा मटेरियल जो हो घुल नहीं सकता, वो अवक्षेप होता है, ठीक है। क्या होता है? वो अवक्षेप होता है। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं, भौतिक रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार और विस्थापन अपक्रिया, ओके, अपचयन अपचयन, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो विकृत गंध्यता। अगर आप यहाँ देखेंगे तो वैद्युत अपघटन हो गया, और यहीं पर एक अपक्रिया होगी ऊष्मक्षेपी वियोजन, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अवक्षेपण वाली जो अपक्रिया है मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, क्योंकि अवक्षेप निकलता है, ठीक है। वो अवक्षेप किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। हाँ, परेशान मत होइएगा। अगले बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं दूसरा। देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। और अवक्षेप वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बता ही दिया है, कोई ज़्यादा तगड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। पढ़ते हैं अगले। मैं क्लास को मुझे एंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़रूरी काम लग गया है। ये मैं बेसिक बता दे रहा हूँ आपको जल्दी से। हाँ, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17 ले लेते हैं। अवक्षेपण का मतलब हमने समझा दिया है, और कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। कल क्लास में हम उदाहरण बता देंगे आपको, क्योंकि मुझे अच्छे से समझाना है आपको। काफ़ी उसमें टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं है। अवक्षेप को समझाना है अच्छे से। देखो, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए उपचयन और अपचयन की अपक्रिया मैं आपको बता चुका हूँ, और बहुत अच्छे से बताई थी। उपचयन और अपचयन की क्लास नहीं देखी है तो आप क्लास देख लीजिए, और मैं आपको फिर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या होता है। जैसे अगर हम कॉपर की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, कोई एक दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ बहुत ही नॉर्मल तरीके से, यहाँ पर जैसे जैसे कि मैं आपको बताऊं, ज़ेडर की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। तो बन जाएगा क्या? क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विस्थापित हो गया कॉपर। तो यहाँ पर क्या कोई रिडक्शन हुआ है या उपचयन अपचयन हुआ है? तो नहीं हुआ है। तो ऐसी रिएक्शन हमने क्यों ली? इस तरीके की जो रिएक्शन हम लेते हैं, तो हर रिएक्शन को हम नहीं कर सकते हैं उपचयन और अपचयन की रिएक्शन के साथ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा यहाँ पर, देखिए, जैसे कि हम ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, या चाहे आप ले लीजिए एक रिएक्शन मैं बता देता हूँ, CaCO3 के साथ। किसके साथ? CaCO3 के साथ। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देती होगी, इसको हम हीट देते हैं तो CaO बन जाता है, इधर बन जाता है CO2, ठीक है, CO2। तो अगर मैं इससे आपको कंपेयर कराऊं कि CaCO3 से अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है या ऑक्सीजन में कमी हुई है, वृद्धि हुई है? तो ऑक्सीजन में यहाँ कमी हुई है, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का मतलब है जहाँ ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन कमी होती है, वहाँ ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाता है बच्चे, ठीक है। बस ध्यान रखना, अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन की कमी, और उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन में वृद्धि। और बहुत अच्छे से बताया था ये रिएक्शन को। अगले बढ़ते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह पहले काले रंग का हो जाता है। फिर तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो तत्व की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कौन सा तत्व होता है? तो वो सीधी सी बात है, भूरे रंग का तत्व तो आपको कॉपर ही मिलेगा, ठीक है, कॉपर ही होता है। और उस काले रंग के यौगिक का नाम भी बता सकते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉपर ऑक्साइड। तो भूरे रंग का चमकदार तत्व है X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर को अगर आप, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ बच्चे, कॉपर को अगर आप ऑक्सीजन के साथ दहन करेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। और ध्यान रखना, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, और कॉपर 2 हो जाएगा तो कॉपर 2 लिख दीजिए। ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? जंग से बचाने के लिए। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ताकि उसमें विकृत गंधता ना हो। क्या ना हो? विकृत गंधता
ना हो। विकृत गंधता का मतलब है किसी तरीके से वो खराब ना हो जाए। नाइट्रोजन से अब 20 में निम्न पदों का वर्णन करें, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण क्या होता है? जंग लगना बोलते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। ओके, लोहे पर भी जंग लगती है, चांदी पर भी जंग लगती है, कॉपर पर भी जंग लगती है। और विकृत गंधता का मतलब होता है अगर किसी खाद्य मटेरियल को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो ऐसी स्थिति में वो जल्दी खराब हो सकता है। ठीक है, तो उपचयन होता है अगर किसी खाद्य मटेरियल का, तो वो जल्दी खराब हो जाता है और उसमें क्या आती है? विकृत गंध। क्या आती है? विकृत गंध।